जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ की सीरीज है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ये, ठीक। ये ध्येय आईएएस का ही ये टेस्ट, ठीक है, 8वां टेस्ट है ये जीएस का, ठीक है। हिंदी के भी मैंने करवा रखे हैं, ठीक, उसको भी देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो वो सब देख लीजिए आप। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं, स्टैंडर्ड के प्रश्न दिए हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसकी भी लिंक दी हुई है, ठीक है। हमारा टारगेट जो रखा है वो 85 प्लस जीएस में और 55 प्लस जो है वो आपका हिंदी में। तो किस तरीके से आएगा वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। लगभग लगभग हर एक वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आपको टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, आपको रिवीजन करना है। और जो 3 बुक मैंने बताई हैं बेसिकली, जो पीवाईक्यू और पुनरावलोकन, पुनरावलोकन इसका हिंदी वाला, ठीक है, और पीवाईक्यू आपका ये पूरा आरओ का। इसके अलावा एक मैंने बुक बताई थी आपको जो जीएस का पॉइंटर आता है, ठीक है, वो 2023-24 वाला, वो भी ले लीजिए। हालांकि उसमें 23 का नहीं सम्मिलित है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। 23 के पहले जो जितने 22 के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें 22 वाले जो भी हुए हैं वो सब हैं उसमें, 23 वाले नहीं हैं उसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ले लीजिए। वो बहुत पुनरावलोकन का वो एक तरीके से स्थानापन्न के रूप में काम करता है। वन लाइनर के माध्यम से वो पूरा कवर कर देगा आपको। और जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं स्ट्रेटजी में वो देखिए और वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक। तो ये लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये ध्येय आईएएस का 8वां टेस्ट है ये, ठीक। बेसिकली इसमें जो ये फुल लेंथ है और जीएस के साथ साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स में मिलेगा, और ये अगस्त माह का मिलेगा, बहुत अच्छा एकदम स्टैंडर्ड का। जीएस में करंट अफेयर्स ये जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जीएस में करंट अफेयर्स मान के चलिए कि आप 20 से 25 प्रश्न तो आने ही आने हैं, ठीक है। और आपका इसमें जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्सन है वो भी अच्छा दिया हुआ है, तो उसको भी हल कर लीजिए, ठीक है। यकीन मानिए इन सब प्रश्नों को आप हल करिए। हल करने के साथ साथ ही आपको पता चलेगा जो गलत हो रहे हैं, कोई बात, इसको घबराना नहीं है कि मेरे तो 70 ही सही हो रहे हैं, 75 सही हो रहे हैं या 60 सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं। जो गलत हो रहे हैं उनका अलग से नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए, ठीक है, ताकि वो अगर अगली बार मिले, कहीं भी मिले तो वो सही गलत ना हो, ठीक है, उसको सही करके आइए। चलिए शुरू करते हैं। ये बाईलिंगुअल है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। निम्नलिखित को देखिए, इसमें से देखिए, निम्नलिखित को इनकी स्थापना पारित होने के कालक्रम के अनुसार इसको आपको लगाना है। तो देखिए इसमें से दिया हुआ है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, ठीक है, आम आदमी बीमा योजना और आश्रय बीमा योजना। तो देखिए जो ये बंधुआ मजदूरी वाला है ये तो 1976 में था, ठीक है। इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना ये 2007 में, ठीक। आश्रय बीमा योजना ये आपका 2001 में, और ये ग्रामीण अवस्थापना ये 1955-56 में। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इसमें कालानुक्रम लगाना है तो सबसे पहले तो आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 एक ही में है ही है 1, ठीक है। इसी तरीके से आपका सब पूरा सही हो जाएगा, 1 2 3 4 जैसे मतलब लिखा हुआ है उसी तरीके से ये है भी, ठीक, लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? देखिए पंचवर्षीय योजना जो है वो बेसिकली एक मतलब कह सकते हैं कि 5 वर्षों की एक योजना बनाई जाती थी। उस योजना में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे और उनको प्राप्त करने का मतलब सारी तकनीक लगाई जाती थी उसमें, ठीक है। अभी ये देखिए उसी के लिए योजना आयोग भी बना था, उसी के लिए योजना समिति भी बनी थी, ठीक, राष्ट्रीय योजना समिति, ये सारी चीज़ें थी उस समय, ठीक है। ये 1950 में ही बना था योजना आयोग, 1952 में आपका योजना समिति बनी थी, ठीक है। ये डेट भी पूछे गए हैं, बहुत पूछता है एनडीसी से प्रश्न बहुत पूछता है यूपीपीसीएस, उठा के देख लीजिए आप, हर दूसरे साल या हर साल पूछा ही पूछा है। तो वो इसमें पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको एक और नाम से जानते थे, डीपी धर मॉडल, ठीक है, डीपी धर मॉडल याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा इसमें, इसी में
सबसे पहले जो है ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, याद रखिएगा। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर इसमें ध्यान दिया गया था, किसमें? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके अलावा इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम भी चले थे, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये 1975 के आसपास, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसी में इसमें इसमें नहीं, अगले इसमें मतलब 6वीं और 7वीं में, 7वीं देखिए, 7वीं में क्या हुआ था? 7वीं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था, विकास उपागम केंद्रों की स्थापना की गई थी। किसकी? विकास, ये पूछा गया है, ठीक है। ये चौथी में हुआ है, ये 5वीं में नहीं हुआ है। विकास इसमें 7वीं में नहीं, ये चौथी में हुआ है, ठीक है। विकास उपागम का कोष, ठीक है, केंद्र, सॉरी, विकास उपागम केंद्र। तो ये पूछा भी गया है प्रश्न कि विकास उपागम केंद्र की स्थापना कब की गई है, किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है आपको, अगर आप, चलिए मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिए। उसमें मैंने प्रथम से लेकर के और जितनी भी हैं 12 तक, पूरे में क्या क्या प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं वो सब मैंने बता रखा है। और 10 से 15 मिनट का वीडियो है, 1.5 के स्पीड से देख लेंगे तो पूरा वो मतलब फटाफट समाप्त हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। उसको जरूर देख लीजिएगा, ताबड़तोड़ वाले में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, तो भारत में पूंजी खाते का पूर्ण परिवर्तनीय है, ये गलत है। चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका, ये गलत है। ये मतलब दोनों ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ बेसिकली। अगर यहाँ पे बोलता कि पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, और यहाँ लिखता कि पूर्ण परिवर्तनीय है, ठीक है, तब तो ये दोनों सही होते। अदरवाइज ये दोनों ही गलत हैं, तो याद रखिएगा इसको। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना तो 1 और 2, क्योंकि सही पूछा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की पुरुषों से संख्या अधिक है? यानी कि जो आपका ये पूछा है बेसिकली, इसमें आपका लिंग वो पूछा है ना जनगणना में, ठीक है। तो देखिए, इसमें केरल, आपका केरल और पुदुचेरी, ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात अधिक है, सर्वाधिक है मतलब, ठीक, ये दोनों जगह है। तो याद रखिएगा, इसमें पुरुषों की जो संख्या है वो कम है स्त्रियों से, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस निपुणता में प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो तलवारबाजी में, याद रखिएगा, ठीक है, तलवारबाजी, बनेठी कला, ध्यान रखिएगा। सूची 1 को 2 से मैच करना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग साथ साथ में करिए इसको अटेम्प्ट, और बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपको मैं बताता हूँ तो उसमें जो है, देखिए इसमें खनिज क्षेत्र, खनिज और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं यूपी में, उसके बारे में आपको मैचिंग करना है इसमें। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको तांबा, तांबा कहाँ है? सोनराई क्षेत्र में, ठीक है, सोनराई में। चूना पत्थर आपका ये क्या कहाँ मिलेगा? तो चूना पत्थर आपका मिलेगा कजराहट में, ठीक है। कांच बालू आपका ये शंकरगढ़ में, और नॉन फायर जो प्लास्टिक क्ले है ये मकरी खोह में, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 3142 बनेगा, ठीक, याद रखिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको व्याख्या में बताता हूँ, अगर आपको पता है तो उसको मतलब आपका रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर नहीं पता है तो उनको लिख लिया करिए, ठीक है। उनको लिख लेंगे तो वो आपके उसमें आ जाएंगे, रूटीन में आ जाएंगे, फिर उनको आप रिवीजन करिए। सप्ताह में 1 दिन, मैंने बताया था आपको कि सप्ताह में 1 दिन कम से कम फुल रिवीजन, पूरा दिन कुछ करना ही नहीं है, जो आपने पढ़ा है पिछला उसी का रिवीजन करिए। जो नोट्स बना रखे हैं उसका रिवीजन करिए, या जो टेस्ट लगा रखा है उसका रिवीजन करिए, ठीक। माहीगीर जाति पूछा है इसमें कि किस जिले में पाई जाती है? तो बिजनौर में, ठीक है, याद रखिएगा। बुक्सा भी है, ये भी पाई जाती है बिजनौर में, ठीक, तो याद रखिएगा दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ कथन दिया है, तो देखिए, यह जैव समुदाय तथा अजीवी वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ठीक है, ठीक है। ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो भी ये जो है सीधा ही बनता है, ठीक है। ऊर्जा, ये जो पिरामिड वाली जो संकल्पना है ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा एल्टन महोदय, इनका नाम पूछा भी गया है, एल्टन महोदय ये पिरामिड का दिया है इन्होंने, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों कथन सही हैं, ठीक। और इसमें एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तो कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है दूसरे स्तर में? मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने परसेंट पहुंचती है और कितने परसेंट कंज्यूम हो जाती है? कमेंट करके बताइए, मैंने बताया हुआ है ये, ठीक है, वो फैक्ट वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है सब। धारणी विकास के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। यह अवधारणा ब्रिटलैंड का सर्वप्रथम ब्रिटलैंड ने
1987 में प्रस्तुत की थी। बेसिकली ये ब्रेटलैंड कमीशन था, ठीक है। 1983 में इसका गठन भी हुआ था और इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी 1987 में, और वो रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, याद रखना ये, ठीक है। तो ये नाम से रिपोर्ट आई थी। और ये इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था तो ये IUCN ने किया था और विश्व संरक्षण रणनीति में किया था, याद रखिएगा। ये जो धारणी विकास है, इस शब्द का प्रयोग। तो इसमें असत्य पूछा है, लेकिन ये दोनों सही हैं, तो ना तो एक और ना तो दो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। तो देखिए, अपघटनकर्ता क्या है कि जो आपके जो ये फूड वेब और ये फूड जो चेन होती है, उनके एक मतलब अभिन्न अंग हैं ये। अगर ये नहीं होंगे तो तत्वों का जो चक्रीकरण है वो रुक जाएगा, ठीक है। वातावरण असंतुलित हो जाएगा, तो ये दोनों ही घटनाएं होंगी, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में विचार करना है, ये जो दी गई हैं आपकी झील, इसमें इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम, ये देखिए ये सारी ही अफ्रीका की हैं, पहली बात तो याद रखिएगा। और वो भी कहाँ, वो रिफ्ट वैली की हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहीं की उसी के आसपास ये सारी झीलें पाई जाती हैं अलग अलग देशों में, ठीक है। इसमें देखिए सबसे जो उत्तरी है वो है रुडोल्फ, ठीक, सबसे उत्तर पे। उसके बाद जो आपकी आएगी ये अल्बर्ट, ठीक है। फिर आएगी आपका ये टंगनिका, और लास्ट में आएगी मलावी, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम लास्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये आपका बी, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर आएगी ये आपका नंबर 1 पे ये, यानी कि 4 नंबर पहले आ जाएगा, फिर आपका अल्बर्ट, फिर आपके टंगनिका और मलावी लास्ट में आएगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जो इसमें दिया हुआ है कि शहर और उद्योग मैच करने के लिए पूछा है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं है। प्रश्न में जरूर देखिएगा की पॉइंट्स, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आता हुआ प्रश्न आप गलत कर देंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आता हुआ प्रश्न नहीं गलत करना है। देखिए इसमें सारे सही हैं एक को छोड़ करके। ये हैनोवर जर्मनी में है, और ये कोयला उद्योग के लिए नहीं है। बेसिकली कोयला उद्योग के वगैरह के लिए जो रूर प्रदेश है वहाँ का वो है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये धातु एवं रसायन के लिए है ये, ठीक है, धातु एवं रसायन, ठीक। तो ये याद रखिएगा, धातु एवं रसायन के लिए। बाकी ये ठीक है, ये ऊपरताल ये ऊनी वस्त्र उद्योग, टूलूज ये विमान उद्योग, और लियोन्स ये रेशम, ये ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक बेनलेक्स देशों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए जो बेनलेक्स है, बेनलेक्स में बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग, ये तीन कंट्रीज आती हैं। ये पुर्तगाल इसमें नहीं आता है, ठीक। तो करेक्ट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा चिली में भी है, केप टाउन में भी, कैलिफोर्निया में, बोलीविया में आपका ये नहीं पाई जाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। देखिए यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, हिमानी क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे जैसे हिमानी मतलब पिघलती जाती है, ठीक है, आगे बढ़ती जाती है, तो वी आकार की घाटी बनती है, ठीक है, वी आकार की घाटी बनती है। और यही वी आकार वाली घाटी जो है वो धीरे 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 ऐसे करते 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 यू आकार की घाटी बन जाती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है, असीर पर्वत श्रेणी। तो ये पूछा है कि किस देश के युग्म में मतलब स्थित है। ये असीर जो पर्वत श्रेणी है ये किन दो देशों के बीच में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये सऊदी अरब और यमन के बीच में है। सऊदी अरब और यमन के बीच में आपका मक्का पड़ता है, ठीक है। मक्का पड़ता है इन द सेंस असीर पर्वत श्रेणी है उसी पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब जनजातीय और क्षेत्र इनको मैच करना है आपको। देखिए बुशमैन जो है ये कालाहारी, ठीक है, बंटू, पिग्मी आपका ये कांगो बेसिन। इन तरीके जो इस तरीके के जो मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं उनमें आप पहले देखिए कि कौन से मैच हो रहा है, मतलब आपको जो पता हो। अगर सारे पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो एक ही दो पता है तो पहले वही मिलाइए। बुशमैन कालाहारी एक अथरी देखिए, तो एक अथरी तो सब में है, तीनों में मतलब। पिग्मी देखिए सी का टू कहीं दिख रहा है, सी का टू यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दो मिल गया आपका, हो गया मैच काम। बी का 1 हो जाएगा, बंटू आपका उप सहारा में और मसाई आपका ये पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से इन प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी भी होती है और आपका समय भी बच जाता है, ठीक है। तो पहले जो पता रहे उसको आपस में मैच करिए।
साइट्स के बारे में दिया है, तो ये साइट्स के बारे में दो कथन दिए गए हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। तो ठीक है, बिल्कुल, ये 1986 में लागू भी हुआ था। ठीक है, ये भी ठीक है, ये 1986 में नहीं लागू हुआ था। ठीक है, ये गलत है। यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नज़र रखता है, ये ठीक है। ये 1986 में नहीं लागू हुआ था, 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 में, साइट्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट, ये सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, तो बिल्कुल ठीक है। ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, बेसिकली मिर्ज़ापुर में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा है कि इसमें असत्य क्या है, तो इसमें असत्य आपका केवल 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश माध्यम में जो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले, वो देख लीजिएगा अगर कहीं आपको डाउट हो तो, इंग्लिश वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैच करना है कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो देखिए, महोदय श्री को कन्नौज, ठीक है, बिल्कुल सही है। मधुपुरी को मथुरा, बिल्कुल ठीक है। कान्हा, कानपुर का कानपुर। बलवंत नगर, ये झांसी को बोलते हैं। ठीक है, झांसी। ठीक, चलिए ये याद रखिएगा, यही वाला मिसमैच है, बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? तो देखिए, पेइंग गेस्ट योजना, ये ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना भी ठीक है। डिस्कवर योर रूट्स भी सही है। तो उपरोक्त तो सही सही, ठीक है, सभी सही है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? तो ये खरवार जनजाति है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरुआत हुई थी? 2001 में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है, तो क्या पारित करती है? तो विनियोग विधेयक। क्या पारित करती है? विनियोग विधेयक। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद, जो ये आपका विनियोग विधेयक किस में दिया है चर्चा, ये बेसिकली भारत की जो संचित निधि है वो किस में है? तो वो अनुच्छेद 266 में है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। ये जैसे बजट का तो मतलब शब्द यूज़ नहीं हुआ है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण है, अनुच्छेद 112, ये याद रखिएगा। इसमें विनियोग विधेयक याद रखिएगा, वो अनुच्छेद 114 है, आर्टिकल 114। ठीक है, और जो अभी देखिए, जैसे यूपी ने अभी अनुपूरक बजट पेश किया ना 2023-24 के लिए, तो अनुपूरक बजट किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो 115 में है। कौन सा आर्टिकल? आप याद रखिएगा, 115। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स मतलब आपको याद होने चाहिए। जो भी ये अनुच्छेद वाले जो जितने भी हैं, एटलीस्ट आपके जो 200 तक हैं, ठीक है, 200 तक अनुच्छेद आपको मतलब कंठस्थ तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि एक दो बार अपने नज़रों के सामने से निकाल के रखिए, गुजारिए उनको, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें याद आ जाएंगी वहाँ पे। ठीक, चलिए, वो मेंस में भी काम आएगा आपके। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में। वित्तीय आपात के संबंध में ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? देखिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वित्तीय आपात का जो ये संविधान के अनुच्छेद 360 में मतलब इसका प्रावधान दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें दिया गया है ये। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, तो ये भी ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं एकदम। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता होती है, तो देखिए यही वाला गलत है। ठीक है, ये बेसिकली लिखित नहीं होगा, लिखित सलाह उसमें होता है जो आपका अगर इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, उसमें लिखित सलाह चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी ये सही है, तो यही वाला मतलब गलत असत्य है, बाकी ठीक है। ठीक, याद रखिएगा, पूरा बना रखा है मैंने, अगर आप ताबड़तोड़ सीरीज देखेंगे तो मैंने उसमें बना रखा है ये वित्तीय आपातकाल पे, मतलब इमरजेंसी पे पूरा वो सब बना रखा है। निम्नलिखित कथनों पर देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, मांगता भी है इसी के तहत। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से बिल्कुल नहीं दे सकता है। स्वप्रेरणा से इसमें लिखा है कि दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। और अगर इस अनुच्छेद के तहत मांगता भी है राष्ट्रपति, तो ये बाध्य भी नहीं है कि दे ही। ठीक है, और जो देगा, मान लो कुछ सलाह दिया इसने सुप्रीम कोर्ट ने, तो राष्ट्रपति भी उसको मानेंगे, ये भी बाध्यता नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें जो पूछा है सही है,
इसमें लिखा है कि बाध्य है, तो बाध्य नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, इसमें पूछा है सत्य, तो इसमें तो सत्य सिर्फ एक ही सत्य है, ठीक है। स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, ये बिल्कुल गलत है, और ये परामर्श, ये दोनों गलत हैं। इसमें उत्तर ही गलत दिया हुआ है ये, ठीक है। ये केवल एक सही है इसमें, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें जो है इसके हिसाब से अगर मतलब व्याख्या के हिसाब से जाएंगे तो उसमें सी दिया है, सी, अच्छा सी, ओके ओके, ठीक है, बाध्य नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है यार सही तो दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि प्रश्न अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये परामर्श बाध्य नहीं है मानने के लिए, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ ये और ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, बिल्कुल ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद आपका 301 में है, ठीक। राजनीतिक दल दिए हुए हैं और एक तरफ उनका गठन वर्ष दिया हुआ है, तो मैच कराइए आप लोग, ठीक है। देखिए मैच करिए आप लोग पॉज करके। तो इसमें देखिए जो आपका ये है ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, इसका जो गठन हुआ है वो आपका ये 1972 में हुआ है, ठीक, 1972 में हुआ है। और जो आपकी ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी आपकी मार्क्सवादी जो है ये 1964 में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए इसमें एक मिनट, आइए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, फिर से देखिए, जैसे ये तो सही है, ये कम्युनिस्ट वाली ठीक है 1964 में, ये चौथा हो गया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये 98 में है, 72 में नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत बाद में गठित हुई है, ठीक। AIDMK, ठीक है, ये जो AIDMK है ये हुई थी 1972 में, और तेलुगु देशम पार्टी जो है वो आपका 82 में, ठीक। इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, 1324, ठीक। निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों का गठन वर्ष बताना है आपको, कौन सा कब हुई थी? तो देखिए इसमें से सबसे ऊपर जो सबसे पहले हुई थी वो ताराकुंडे समिति हुई थी, ये 1990 के आसपास, 1974 के आसपास, ठीक है, 1974 में। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति आई थी 1990 में, ठीक। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये आपकी आई थी 1998 में, ठीक है। और बोहरा समिति ये आई थी 1993 में, ठीक है। तो इनको आप आपस में अब इस तरीके से क्रम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 2 आएगा, तो 2 वाला यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ये 1970 ये 90 वाला, यानी कि दिनेश गोस्वामी 2 के बाद 1, ठीक, 2 के बाद 1, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 2 में है 2, बाकी और है ही नहीं, ठीक, ये हो गया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग साथ साथ हल करिए, ठीक है, पेन और कॉपी भी रखिए साथ में, जो चीज़ मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा वो लिख लिया करिए। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है। ब्लिज़ार्ड ये ठीक है आपका कनाडा वगैरह में, इधर ऊपर साइड में, ठीक है। ब्रिक फील्डर ये आपका यहाँ नहीं है, फ्रांस में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और हरमट्टन ये नाइजर, इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर विंड, ठीक, याद रखिएगा, ये इस तरीके की जी की पूछ लेता है। और पेम्पेरो ये आपका अर्जेंटीना में, ठीक, बाकी सब सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? देखिए तो कौन सा नहीं है, ये किम, ECB, किम, ECB और SDG सक, SUCK, ये जो है आप इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो विषुवत रेखा है जो, ठीक है, इक्वेटर, उसके ये कंट्रीज़ हैं, ठीक, ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। किरिबाती हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसमें बोत्सवाना नहीं है, बी से ब्राज़ील है, बोत्सवाना नहीं है। तो आप अगर आपको लेटर भी याद रहेगा तो भी आप उससे कर सकते हैं, तो बोत्सवाना इसमें जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है अगला। लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि नदियों के ज्वार जलयानों को नौसंचालन योग्य बनाने में सहायक हैं, ठीक है। तो ये मतलब सही है, दोनों कथन ठीक है, व्याख्या भी सही कर रहा है वो। भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है?
तो ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ना, उसी में आता है ये, ठीक, याद रखिएगा। ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी जो है ये रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ये मध्य महाद्वीपीय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा है? तो चापाकार डेल्टा याद रखना, ये नील नदी जो बनाती है डेल्टा वो चापाकार है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ताप्ती और ये आपका नर्मदा तो इधर एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये आपका पंजाकार डेल्टा बनाती है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। पंजाकार, चापाकार वाला नील, ठीक। और ये जो एब्रो है, ये एब्रो डेल्टा ये दंताकार है, ठीक, दंताकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये चेरनोजम को काली मिट्टी भी कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें से, तो ये जो दामन जोड़ी है, बाकी तो ठीक है, जेके नगर पश्चिम बंगाल हो गया, मुरी ये आपका झारखंड हो गया, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, ये एल्युमिनियम क्षेत्र हैं बेसिकली, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में नहीं है दामन जोड़ी, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में है, तो ये याद रखिएगा उड़ीसा में। बाकी जो है आपका सबमर्ज्ड है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में कौन सा पर्वत है जो विभाजित करता है? तो ये याद रखिएगा क्वीन मॉड पर्वत, ठीक। ये देखिए ठंडी जलधारा कौन सी है इसमें? तो आईओसीओ है ठंडी, बाकी सब गर्म है, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी मैंने बताया था, ठीक, वो ट्रिक याद रखिएगा। मैंने वो ताबड़तोड़ वाले में सब करवा रखा है, ये देख लीजिएगा सीरीज, वो पूरा देख डालिए, 30-32 वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें देखने में, और छोटे छोटे वीडियोस हैं एकदम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पौने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण? तो ये जो पछुआ पौने होती हैं वही ये इनका कारण बनती है। भारत में सर्वाधिक मोटे कोयले की परत निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो सिंगरौली है क्षेत्र, इसमें सबसे मोटे परत पाई जाती है सब कोयले की, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि रिहंद, उत्तरी कोयल और कन्हार, ये आपके मतलब नदियां हैं ये बेसिकली। पूछ रहा है कि कौन सी जो है सोन नदी की सहायक है इसमें से? तो ये सारी ही सहायक हैं सोन नदी की, ठीक, ये याद रखिएगा, कन्हार, उत्तरी कोयल, रिहंद, सब, ठीक है। निम्नलिखित में से अब विद्रोह दिया है और कौन सा क्षेत्र, राज्य, ठीक। बेलूथम्पी आपका केरला में, पता है आपको, ठीक है, केरला में। कोल विद्रोह आपका ये झारखंड में। अहोम आपका ये असम, और तेभागा ये आपका बंगाल में, ठीक, बंगाल में। तो ये देख लीजिए आप कैसे बन रहा है, ए का 2 बन रहा है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, बी का 1 बन रहा है तो बी का 1 यहाँ बन रहा है, तो डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो ये सहचर नामक एक वो था समाचार पत्र, सहचर, ठीक। उसने कहा था कि भैया भारत में जो रेल का विकास हो रहा है वो क्या है, वो एक हथकड़ी है, ठीक है। ये 1884 में कहा था इसने बेसिकली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो ये याद रखिएगा, जो घटोली का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न मैचिंग में भी बहुत पूछता है, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1500 मतलब 17-18 में हुआ था, ये ईयर याद रखिएगा, ठीक, ये मैचिंग में आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? तो याद रखिएगा ये फौतदार होता था, ठीक है, जो खजाने का। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार देखिए मैं भी एक बार में प्रश्न पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़, इसका आंसर ये होगा, लेकिन ध्यान से पढ़िए आप उसको, 2 बार प्रश्न पढ़िए। अब इसमें पूछा है कि अब आपको अगर पूरा प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप परगने का प्रभारी अधिकारी सोच के आप आमिल या कुछ और, फौजदार या कुछ और लगा देंगे। परगने का वैसे आमिल हुआ करता था, लेकिन जो पूछ रहा है इसमें, ये प्रश्न पूछ रहा है खजाने का जो प्रभारी अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था फौतदार, ठीक, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पहले जैसे सूबों में इनका क्या था, जो मुगल काल में प्रांत होते थे, सूबा जिसको बोलते थे, सूबा, ठीक है। उसके बाद उसका जो विभाजन हुआ करता था वो सरकार में होता था, सरकार भी परगनों में, मतलब आगे जैसे अभी है मतलब सेंटर,
सेंटर हो गया, सेंटर के बाद स्टेट, स्टेट के बाद फिर ये जैसे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे परगना, ठीक, तो परगने में फौतदार जो है वो खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था, ठीक, तो इसमें याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था, ठीक है। कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसमें की अध्यक्षता किसने करी थी, किसने करी थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में आपके मौलिक अधिकार और जो ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम वगैरह ये सब हुआ था, यहीं पे संपन्न हुआ था, यहीं पे पारित हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसको स्वीकृति इसमें दी गई थी, ठीक, तो याद रखिएगा ये 29 मार्च 1931। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, मार्च में हुआ था, ये 5 मार्च है ना, डेट याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या चीज़ था जो नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम ठीक था, ये गांधी इरविन पैक्ट भी बता दिया मैंने आपको, मौलिक अधिकार भी प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना इसमें नहीं की गई थी, ठीक है। ये 1936 में हुआ था, ये कहाँ पे, 1936 में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, और ये कब हुआ था, 1936 वाला लखनऊ में हुआ था, और किसने करी थी अध्यक्षता, तो जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए संस्था और उनके संस्थापक कौन सा सही नहीं है, देखिए तो देखिए जो भारतीय सुधार समिति है वो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ठीक है। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन ये बदरुद्दीन तैयबी नहीं है, ये सर सैयद अहमद खान द्वारा ये स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये इंडिया रूल, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा ऑप्शन, इंडिया रूल होम सोसाइटी, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा इनका सही है। और ये भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। इस तरीके से मैचिंग में पूछता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई है, याद रखिएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 में मिला था ये, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ये कलकत्ता राजधानी वाला याद है आपको, 1912 में, ठीक, ट्रांसफ़र हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये कब हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 1915-16 के आसपास हुई थी, ठीक है, 16 में हुई थी शायद। और ये गोखले जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1915 के आसपास, है ना। तो सबसे बाद में जो हुआ था वो यही हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना जो हुई थी 1916 में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले की जो मृत्यु हुई थी वो 1915 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। कालानुक्रमिक क्रम में आप लोग साथ साथ में हल करिएगा और कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। जब तक आप सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या चीज़ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों समझते चलिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं आपको व्याख्यायित कर रहा हूँ। कालानुक्रमिक लगाना है आपको, देखिए इसमें मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो 1906 में, ठीक है। आगा खां और ये सब कहाँ पे, ढाका में, ठीक, तो ये याद रखिएगा 1906 में। कानपुर जो ये षड्यंत्र हुआ था ये आपका 1924 में, ठीक है, कानपुर षड्यंत्र, ठीक। सूरत विभाजन आपको पता है कि 1907 में हुआ था, सूरत फूड के नाम से भी फेमस है, ठीक है, सूरत फूड के नाम से जाना जाता है। रैले कमीशन ये आपका 1902 में आया था, ठीक है, इसके टाइम पे, करजन के टाइम पे, ठीक है। रैले कमीशन याद रखिएगा, ये विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक, रैले कमीशन। तो ये अब आपको क्रम में लगाना है, आप लगा लीजिए इसमें क्रम। सबसे पहले आपका ये 4 नंबर आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे है, यहाँ पे। अच्छा देखिए, जैसे अगर इसमें पता हो और बाकी ना भी पता हो, एक पता होने से भी आपका, जैसे रैली कमीशन आपको पता है कि सबसे पहले हुआ है, ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा के और सारा आप मतलब आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो जो नहीं पता है उसको लिख लिया करिए। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी, तो ये ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था ये, ठीक है, कि ये राष्ट्रीय भारतीयों के जो शिक्षित भारतीय हैं उनका एक ये राष्ट्रीय मेला है, ये जो मतलब मेले में जुटते हैं और वहाँ पे ये सब कार्यक्रम होता है, ठीक। देखिए 51वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा प्रयागराज और लखनऊ में तो मतलब 3-3 बार हुए हैं, सर्वाधिक हुआ है यहाँ पे, ठीक, याद रखिएगा। टोटल जो यूपी में हुआ है वो 9 हुआ है, 9 अधिवेशन। लास्ट वाला मेरठ में हुआ था 1946 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लखनऊ में 3, प्रयागराज में 3, और आपका कानपुर में, बनारस में, मेरठ में, ये तो टोटल 9 हो गए, याद रखिएगा। अब इसमें ये यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ है, लेकिन आगरा में नहीं हुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी, याद रखिएगा इसको,
बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें, ठीक। 1900 ये सूची देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। द सोशलिस्ट कौन है, किसके संस्थापक कौन है, ठीक है। नवयुग, धूमकेतु, निर्बल सेवक, ठीक है। तो देखिए द सोशलिस्ट ये डांगे साहब का है, ठीक है, याद रखिएगा। नवयुग ये आपके मुजफ्फर अहमद। तो आप इसमें ए का 2 देखिए, ए का 2 तो 2 जगह है ए का 2, बाकी ये वाला आप एलिमिनेट करिए। नवयुग देखिए B1, नवयुग B1 कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब मामला फंस गया। अगर आपको तीसरा आता है तभी आप जो है ये आगे कर पाएंगे। जैसे धूमकेतु किसका है, तो काजी नजरुल इस्लाम का है ये, ठीक है, इनका है। और निर्बल सेवक ये राजा महेंद्र प्रताप का है, ठीक। तो इससे जो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका कौन सा निकलेगा, ये सी वाला निकलेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, नीचे दिए गए कथन अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, देखिए इसको हल करिए। कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था, ठीक है, ये सही था। शक्ति का पृथक्करण किया था इसमें इसने, ठीक है। जिला कलेक्ट्रेट की जो न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में वृद्धि नहीं की गई थी, इसमें कटौती कर दी गई थी। तो पहला कथन तो सही है, ये अभिकथन, लेकिन कारण गलत है। तो ए सही, आर गलत, ठीक, याद रखिएगा। उसने अलग कर दिया था ये शक्ति, उसने कटौती कर दी थी, यही सारी चीज़ें तो करी थी उसने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा के रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था? तो ये याद रखिएगा, ये जो है लॉर्ड कर्जन था, ये जो कि 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है, ठीक, बंगाल विभाजन तक रहा है, ठीक है, उस समय तक रहा है। और उसी के बीच में इसने जो है ये काम किया था, ठीक है, हस्तक्षेप किया था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए एम स्ट्रिप्स ये किससे संबंधित है बेसिकली, तो ये हाथियों, ये इनके संरक्षण से है तो जैव विविधता से ही संरक्षण, ये बाघों के संरक्षण से है। एम स्ट्रिप या स्ट्राइप, जो भी आप मतलब पढ़ें इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक मतलब सॉफ्टवेयर आधारित एक प्रोग्राम है ये बेसिकली। 2010 में ये स्टार्ट हुआ था, तो ईयर भी याद रखिएगा, क्या पता मैचिंग में पूछ ले। तो एम स्ट्राइप या स्ट्रिप्स जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका बाघों के संरक्षण से है। तो 2010 में याद रखिएगा। चलिए, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकता है, या हो सकती है, मतलब हो सकती है। तो ये बेसिकली किसने कहा था, ये चार्ल्स वुड ने कहा था, ये चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था ना शिक्षा से संबंधित, कब आया था, 1854 में आया था ये, ठीक है। बेसिक शिक्षा पर और महिलाओं की शिक्षा पर, मतलब ये सब इस पर ध्यान दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, चार्ल्स वुड। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने, गलत, ठीक है। आगरे का किले का निर्माण जहांगीर ने नहीं करवाया था, ठीक है। तो पहला आपका जब ये गलत हो गया ए, तो एक ये गलत हो गया, एक ये, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। काशी का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, तो बिल्कुल ठीक है ये, ठीक, बी वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था, जिसे कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? तो याद रखिएगा ये किसको कहा जाता था, तो अजमेर की एक रियासत किशनगढ़, उनके शासक हैं, उनको मतलब उनको कहा जाता था ये। तो ये राजा सावंत सिंह, ठीक है, इनको याद रखिएगा। इन मतलब वैष्णव उपनाम से नागरीदास था इनका, और ये इन्होंने छंद भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, अगर जिसको हिंदी वर्जन में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो प्रश्न देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आप बाकी आप व्याख्या समझ सकते हैं इंग्लिश में, अरे हिंदी में आप समझ आ जाएगा, ठीक है। इतनी कोई बहुत क्लिष्ट हिंदी कोई नहीं बोल रहा है, और हिंदुस्तान में है तो हिंदी आपको आनी चाहिए, इतना तो आना चाहिए कि जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाए। और यहाँ कोई उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर वैसा रहे तो समझ में ना आए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में है? तो याद रखिएगा ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसी में आपका सारा ये मिलता है, क्या चीज़, ये जो पुनर्जन्म की बात कही गई है, ठीक, इसमें याद रखिएगा ये काफ़ी बड़ा है, ठीक। इसमें विदेह जनक का भी इसमें जिक्र है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ये सब लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली है, और पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरई थी। देखिए ये मछली तो सही है पांड्य का, लेकिन प्रथम राजधानी ये नहीं थी मदुरई, प्रथम राजधानी थी कोरकई।
कोरकाई के बाद ये मथुरा दूसरी मतलब सेकंड बनी थी, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें पूछा क्या है, सत्य कथन, तो केवल एक हो जाएगा ए। देखिए इसमें राजवंश दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है, कहाँ से संबंधित हैं वो, तो सुमेलित नहीं है पूछा है। पुष्यभूत जो वंश था वो आपका ये थानेश्वर से, मैत्रक वल्लभी मौखरी कन्नौज, चंद्रवंश आपका ये मगध में नहीं था, ठीक, चंद्रवंश याद रखिएगा। ये कहाँ से संबंधित था, ये अगर यहाँ से नहीं था तो ये चंद्रवंश आपका बंगाल क्षेत्र से था, ठीक, याद रखिएगा। ये वाला गलत है, बाकी सही है तीन। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की सबसे बड़ी बस्ती है, तो ये गलत है, ठीक है। असत्य इसमें पूछा है, असत्य, हाँ ये गलत है, पहला ही गलत है। धौलावीरा कहाँ है, राखी गढ़ी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। और यह हरियाणा राज्य में है, तो धौलावीरा तो है ही नहीं हरियाणा राज्य में, कहाँ है वो, गुजरात में है ये, तो ये गलत हो गया, ठीक है, दोनों गलत हो गए ये, ठीक, ये याद रखिएगा। राखी गढ़ी है हरियाणा में, अगर राखी गढ़ी होता तब तो ठीक था, ठीक। आप कमेंट करके बताइए कि राखी गढ़ी जो है उसकी खोज किसने करी थी, मतलब बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। खननकर्ता का नाम बताइएगा। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर था, तो देखिए अब इसमें ईयर अगर याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। जैसे जो दास प्रथा है वो, या दीने इलाही, या मजहर की घोषणा, ये कब हुआ है, तब वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले उसने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, ठीक है। फिर तीर्थ यात्रा पे कर हटाया था, ठीक है, 1563 में, ये 62 में, ये 1563 में। इसके बाद 64 में उसने जजिया कर हटाया था, ये भी याद रखिएगा, 64 में जजिया कर हटाया था, ठीक है। दीने इलाही जो है ये 1582 में, और आपका ये मजहर की घोषणा 1579 के आसपास, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे लास्ट पूछा है इसमें, तो यही हुआ ए, ठीक है, जो ये दीने इलाही है इसी की, मतलब इसमें लास्ट, सबसे लास्ट आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था, तो वसुबंध मतलब किसके काल में थे ये, बेसिकली किसने इनको संरक्षण प्रदान किया था, तो याद रखिएगा ये समुद्रगुप्त के टाइम पर थे ये, ठीक। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये दुर्भाग्य है कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से कर रहे हैं। नेपोलियन कब था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, और समुद्रगुप्त कब था, ठीक है। तो ये आयरनी ऑफ द इंडिया है ये, बेसिकली एक तरीके से, कि दुर्भाग्य है कि ये समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से कर रहे हैं, जबकि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से करनी चाहिए। चलिए एनी हाउ, जो इतिहास में लिखा गया है वो हमें पढ़ना है। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था, तो याद रखिएगा ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, जिसे कि अबला वो भी कहा जाता था। मतलब इसका दूसरा नाम क्या था, जफ़र खान, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए तो कौन सा नहीं है। कुषाण ये ताम्र और स्वर्ण दोनों इन्होंने जारी करी थी, सिक्के मतलब जारी किए थे, ठीक है। गुप्त ने भी स्वर्ण और रजत दोनों, लेकिन सातवाहन जो है वो स्वर्ण का नहीं किया था इन्होंने। सीसा और ये पोटीन, ये टिन, इसका तांबे उम्बे का किया था, लेकिन इसका नहीं किया था इन्होंने, बेसिकली सोने का नहीं किया था, इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कलचुरी ये स्वर्ण रजत और ये ताम्र ये सब का मिलता है। शीशे का लेकिन ये किया था, पूछा भी जाता है शीशे वाला, तो ये सातवाहन वंश को याद रखिएगा। शीशे का इन्होंने किया था और तांबा का किया था, चांदी भी था, पोटीन करके है एक, पोटीन है ना, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक, आंध्र सातवाहन है ना, इनका ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची मैच कराना है। इन इंस्टैंडियल सार्टोलिकोस क्या है, मेरुरज और सेरिब्रम। अब इनका कुछ बताया है कि क्या है, किससे संबंधित है, ये सूची 2 में आपको इसको मैच करना है। तो ये जो ये स्ट्रेडियल है, स्ट्रेडियल, ये क्या है, ये बेसिकली नारी विकास हार्मोन है ये, ठीक है। सार्टोली जो कि उसके हैं ये ब्रेसन से संबंधित है। और मेरुरज जो आपकी बोन मैरो है जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो आपका ये प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित है ये, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये आपका सेरिब्रम क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये, ठीक है, क्या है ये, सबसे बड़ा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और ये स्मरण क्षमता से संबंधित है। तो ये 1 2 3 4 मतलब ये मैच्ड है एकदम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथ नहीं है, बेसिकली तो कौन सा है, कौन सी ग्रंथ है, मैंने पिछले 1 2 वीडियो में शायद बताया भी था, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा ये जो थाइमस ग्रंथि है ये नहीं है, बाकी ये सब हैं। जो बहिर्स्रावी होती हैं उनमें डक्ट होती हैं, ठीक है, डक्ट के थ्रू हार्मोन्स वगैरह निकलता है, लेकिन जो
अंतःस्रावी होती हैं उनमें क्या होता है, वो डक्टलेस होती हैं, ठीक है, उनके डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होती हैं वो, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों के गुण किस उसमें पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें कि दोनों के गुण पाए जाते हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो भी है, ठीक है, उसको बताइएगा आप कमेंट करके। मैं जो कमेंट करता हूँ आप लोग आंसर किया करिए भाई, ठीक है, दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन होता है तो अच्छा लगता है। वैसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है बेसिकली, तो ये क्या करता है, ये आपका रुधिर का जो दाब है ना, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ा देता है ये बेसिकली, ठीक है। वैसोप्रेसिन इसको एडीएच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, एडीएच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आपका जो यूरिन होता है ना उसको ये कंसनट्रेट कर देता है, मतलब गाढ़ा कर देता है, ठीक है, और आपका जो ब्लड है उसको पतला कर देता है ये, जिसके कारण जो है प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी, एडीएच जो है ना, ये एडीएच कहने का मतलब यही है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन और कारण से प्रश्न है, आप पढ़िए और बताइए। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अधिक दाब पर, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलेय होती है, तो ये यही गलत है, ये विलेय नहीं होती है, ठीक है, ये इसीलिए तो प्रयोग किया जाता है, ठीक, नहीं तो ये रक्त में वो हो जाती है तो मतलब कम विलेय होती है, ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो ये कथन तो सही है, कारण गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए, तो केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है, यानी क्वथनांक का मतलब क्या है, जो एक होता है, देखिए, गलनांक, ठीक है, एक क्या होता है, एक मिनट आप इधर कर लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एक होता है गलनांक, गलनांक मतलब जिसपे वो गलना मतलब वो हो जाए, उसका गलना शुरू हो जाए एक तरीके से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, मतलब हिंदी में जैसे वैसे तो समझ जाओगे आप, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन हिंदी वालों में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो ये थोड़ा हिंदी, देखिए, हिंदी जो हिंदी भाषी हैं उनको इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया तब तो ठीक है हिंदी वाला। मान लीजिए कहीं अगर फंस रहे हो आप, कोई ऐसा उसमें शब्द या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको आंसर आ जाता है, हिंदी वाला कई बार एकदम क्लिष्ट ऐसा चीज़ लिखा रहता है, क्लिष्ट हिंदी, तो नहीं समझ में आता है, तो उसमें पढ़ लिया करिए। अब मान लीजिए क्वथनांक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है भैया क्वथनांक, तो आप इंग्लिश वाला पढ़िए, उसमें लिखा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, तब आप समझ जाओगे कि भैया अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो ये है। अच्छा देखिए, अगर ये बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे होता है सेंटीग्रेड में कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है, और ये 273 क्या है, ये केल्विन का है, तो 273 में प्लस अगर 100 करोगे तब 373 आएगा, वो होगा बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, ठीक है, केल्विन में। ये तो जीरो हो गया एज इट इज़, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये वो हो गया ना, ये यहाँ तो जम जाएगा पानी, यहाँ यहाँ वो थोड़ी होगा। चलिए, और बोल रहा है फिर नेक्स्ट, तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है, जल के क्वथनांक से ये कम होता है, ठीक है, तो ये इसमें कम होता है, ठीक है, ये सही है, क्वथनांक कम होता है। हल्दी में किस प्रकार का वर्णक प्रयोग होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ठीक है, ये बी होगा। हल्दी में किस प्रकार का वर्णक प्रयोग होता है, तो ये याद रखिएगा, जैंथोफिल उसमें वर्णक जो है वो क्लोरो पिगमेंट कह सकते हो आप, ठीक है, वो यूज़ होता है, ठीक है। टमाटर के लिए लाइकोपीन है ना, टमाटर में लाइकोपीन होता है, और जो ये एंथोसाइनिन है वो किस में होता है, ये होता है सेब में, एप्पल में, APPLE ठीक है, तो ये याद रखिएगा जैंथोफिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, लाइक कीजिए भाई, इसको लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने में आप लोग लाइक करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, हाँ, आगे बढ़ाइए, इसको शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, देखिए, तो देखिए यहाँ मूल राशियाँ दी गई हैं और यहाँ पे SI मात्रक, ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा मोल है, बिल्कुल ठीक है, और ये जो तीव्रता है वो भी मतलब ठीक है, सही है। ऊष्मा गतिकी ताप, ये भी ठीक है ना, केल्विन में, लेकिन ये द्रव्यमान मिलीग्राम में थोड़ी होता है यार, द्रव्यमान में तो केजी होता है, ठीक है, मिलीग्राम से होता है ग्राम मतलब, लेकिन वो जो SI मात्रक है वो तो केजी ही है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 74वां क्वेश्चन है 74th नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए, फल और उनके खाने वाले
पार्ट्स, कौन से फल के पार्ट्स खाए जाते हैं और कौन से नहीं खाए जाते हैं, एडिबल पार्ट्स जिसको बोल सकते हो आप। तो सेब का देखिए, इसमें जो सेब का है वो तो खाया जाता है, पुष्पासन, ठीक है, वो है। काजू जो है बीज पत्र खाया जाता है। लीची आपका ये एरिल होता है उसका, ठीक है, वो भी खाया जाता है। गेहूं का फल भित्ती नहीं खाया जाता है, ठीक है, गेहूं का फल भित्ती नहीं खाया जाता, वो भी तो अंदर का ही भ्रूण पोष ही है ना, वो भी तो एंडोस्पर्म ही है। वो कहाँ से आपका फल भित्ती थोड़ी है, वो ऊपर के कोई भित्ती थोड़ी खाते हो, वो तो अंदर का वही खाया जाता है गेहूँ, उसको पीसा जाता है, आटा बनता है, आटा बना के फिर रोटी खाते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शब्दावलियाँ कौन सा है। तो शब्दावली देखिए इसमें और संबंधित उत्पाद देखिए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, मोरिकल्चर क्या है बेसिकली, तो मेरीकल्चर, मेरीकल्चर क्या है, मानव भोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, यानी कि ये सही मैच है एकदम, ठीक, ये सही मैच है। और मोरिकल्चर क्या है, मेरीकल्चर तो ये हो गया, मोरिकल्चर आपका ये शहतूत की खेती होती है, ठीक है। और सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन, ओलीकल्चर ये आपका ऑलिव से ऑलिव ऑयल होता है ना, वही है जैतून का तेल, तो ये वही है, ठीक है। इसमें मतलब ये 1 2 3 4 सारे मैच्ड हैं, ठीक। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये तो शहतूत की जो खेती होती है उसके लिए ये मोरिकल्चर हो गया। रेशम कीट पालन का क्या होता है वो बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है, यानी कि कौन सा है जो वायरस से संबंधित है, तीनों आपके होने चाहिए उसमें वायरस वाले। देखिए जैसे इसमें मम्स, रेबीज़ और हर्पीज़, ये देखिए ये सारे ही वायरस हैं, ठीक है, ये सारे ही वायरस के हैं। बाकी इसमें देखिए जैसे ये तपेदिक हो गया, ये आपका वो हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल हो गया, फिर ये छोटी मात्रा में इसमें तपेदिक हो गया, ठीक है, फिर यहाँ तपेदिक हो गया। तो तपेदिक अगर पकड़ लीजिए तो इसमें फिर सारा एक आपको एक ही पोर्शन से कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है। तो देखिए जो भारी जल होता है D2O, ठीक है, भारी जल का भी होता है, ग्रेफाइट का भी किया जाता है और बेरिलियम ऑक्साइड का, तो ये उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अभिकथन और कारण दिया हुआ है। देखिए इसमें कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सही दिया हुआ है। और अच्छा पहले तो अभिकथन पढ़िए, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो बिल्कुल ठीक है। कवकों में पर्ण रहित का अभाव होता है, तो बिल्कुल मतलब सही है, ए और आर तक दोनों सही हैं और इसका कथन में ये व्याख्यात भी कर रहा है, ठीक। ए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, देखना है इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक आपका नगर पंचायत हो गया, फिर नगर पालिका और फिर नगर निगम, ठीक है, इस तरीके से, तो ये याद रखिएगा, ठीक। ये सही है, ये पहला। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, जनता द्वारा होता है। और नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है, तो ये वही है, कुछ घोषणा की जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ये जो पंचायत वाला ये है, नगर निकाय वाला जो है, जो संवैधानिक इसका दर्जा कब दिया गया था, तो 74th याद रखिएगा अमेंडमेंट 1992। और पंचायतों को जो नगर ये पंचायत, ठीक है, तो वो क्या है उनको 73rd, ये दोनों अमेंडमेंट याद रखिएगा, बहुत पूछता है घुमा फिरा के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनके लिए ये प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो बिल्कुल ठीक है, 18 मंडल हैं, ठीक, ठीक है। नवीनतम गठित जो 18वां मंडल है वो कौन सा है, तो वो आपका अलीगढ़ है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग हैं, तो ये गलत है, 6 नहीं है, 4 ही हैं, ठीक है। आपका पश्चिम हो गया, मध्य हो गया, इधर पूर्वांचल हो गया और ये बुंदेलखंड, ठीक है, 4 ही हैं, 6 नहीं है, तो 1 और 2 इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं, भारतीय संविधान के में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये याद रखिएगा, आपका जो ये 49 वाला है, ये अनुच्छेद 49, ये आपका इससे संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों से वस्तुओं से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 48 का आपका ये पर्यावरण संरक्षण और इससे संबंधित है। 29 वाला आपका ये जो माइनॉरिटीज़ के लिए है उनके लिए है, ठीक, ये है, याद रखिएगा। अभिकथन और कारण से संबंधित, आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारण करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। 1973 में ये कौन सा केशवानंद भारती वाद हुआ था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ये केरल राज्य,
ठीक है। ये वाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, उसी में ये आपका आधारभूत ढांचा जो है वो इसी में आपका निर्धारित हुआ था, ठीक है। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट प्रावधान था, ये बोल रहा है, तो बिल्कुल नहीं था, आपको मैंने बता दिया 1973 से ये आया है बेसिकली। तो इसमें ए सही है और आर गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देशित किया गया? तो यह अनुच्छेद 351 में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से संविधान का कौन सा भाग जर्मनी में लिया गया है, जर्मनी के उससे लिया गया है? तो आपको पता है कि आपातकालीन वाला जो प्रावधान है वो किससे लिया गया है? जर्मनी के प्रावधान से। और वो किस में है? तो भाग 18 में है, ठीक है। भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। भाग 12 आपका ये वित्त और संपदा से, संविदाएं, ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें अधिकरण दिए गए हैं और पूछा है कि इसका स्थापना वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण है, ये 1969 में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कृष्णा नदी जल विवाद है किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, याद रखिएगा। कावेरी वाला कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये भी मैचिंग में पूछता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और ये भी सही है, कावेरी वाला भी 1990 में। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद ये 2008 में नहीं था, ये 2004 में हुआ है, ठीक, ये याद रखिएगा इस अधिकरण का। बाकी ये नर्मदा वाला भी ये 1969 में है, तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला बढ़ते हैं फटाफट। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो देखिए, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति का है, उसका दिया हुआ है कि उसमें आपको 6 महीने के अंदर ही कराना है, लेकिन यहाँ कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन ये होता है कि करा दिया जाता है, ठीक है। चुनाव होता है बहुत दिनों तक, मतलब खाली रिक्त नहीं छोड़ा जाता, ठीक। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना किस प्रकार के शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कैसी शक्ति है राज्यपाल की? ये संवैधानिक आपातकाल के लिए जो करता है तो वो कार्यकारी शक्ति में आता है, ठीक है। कार्यकारी जो विधेयक वगैरह और ये सारी चीज़ें, नियम कानून बनाना, ये सब जो विधेयकों को वो करना, अप्रूवल देना, ये सब विधायी शक्तियों में आता है, ठीक है। न्यायिक शक्तियों में जो होता है ना, वित्तीय शक्तियों में होता है ये जो आपका बजट ये पेश करवाना, ये करवाना, वो करवाना, ठीक है। इस तरीके से न्यायिक शक्तियों में है जो ये है क्षमादान में, ये सब आता है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? तो कौन सी है इसमें से? तो ये जो टनकपुर जल परियोजना है यही है, ठीक है, संयुक्त परियोजना, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जो नगरीय आबादी वाले ज़िले हैं, नगरों की संख्या कितनी थी? तो ये याद रखिएगा, इसके अनुसार 7 थी, ठीक है, 7, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ये 7 थे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में से कौन सा एक स्वर्णिम अर्धचंद्राकार, जिसको कि आप कह सकते हो ना गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं उसको, वो किसमें, कौन सा देश बोल रहे हैं कि उसमें शामिल नहीं है? देखिए, तो उसमें अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान भी आता है और ईरान आता है, ये 3 आते हैं। ए नहीं आता, यानी इराक नहीं आता है, बाकी ये 3 आते हैं, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, तो घाना ये कोको के लिए सही है, ब्राज़ील कहवा ये सही है, श्रीलंका आपका चाय ये भी ठीक है एक तरीके से, ठीक है। ये मलेशिया, ये प्रमुख जो इसकी उत्पादक फसल है वो रबड़ है बेसिकली, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये गन्ना नहीं होगा, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बाकी सही सम्मिलित हैं। चलिए, खाद्य जाल फूड जो वेब है उसमें खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की अपेक्षा क्या होता है? वो स्थिर, जटिल होता है, सरल होता है, क्या होता है? तो वो जटिल होता है, क्योंकि उसमें जो फूड वेब में कई सारे फूड चेन्स होती हैं, ठीक है, ये कोई इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, फिर ये वो जाके फूड वेब बनता है, जाल, इसलिए वो क्या होता है? जटिल होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब बेसिक चीज़ है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, कथन दिया हुआ है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में, तो ये दोनों कथन एकदम सही है। निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड के जो है मूल निवासी हैं ये बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये जातियाँ हो गई, ये और सारी चीज़ें हो गई, जितनी भी हैं ये, है ना, आपके मूल निवासी, है ना, इनका सबका मैंने वीडियो ताबड़तोड़ में बना रखा है, आप देख लीजिए, ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए,
और आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, अब भौगोलिक खोज दिया है और उनके खोजकर्ता के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें से अब आप पढ़िए तो पता चल जाएगा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप किसने खोजा था? तो जॉन कैवेट ने खोजा था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें आपके हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक, है ना। उत्तरी ध्रुव ये आपके रॉबर्ट पेरी, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में आपका ये नहीं थे, केपलर महोदय नहीं थे, यहाँ पे थे ये एंडरसन, ठीक है, आर एंडरसन, 1911 में, ये नॉर्वे के हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या को क्या कहा जाता है, मतलब किस बेस की है वो? तो ये निग्रोसम उसमें प्रजाति में आती है, ठीक है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ की प्रजाति क्या कहलाती है इसमें से क्या कहलाती है? मैंगोलाइड या ऑस्ट्रेलियसम या मैंगोलाइड या काकेसस, क्या कहलाती हैं? कौन सी? नॉर्थ ईस्ट की जो बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम है? तो इसमें से कौन सा है जो सबसे नज़दीक पड़ेगा भारत की मुख्य भूमि से? तो वो याद रखिएगा कि ये जो मिनिकॉय है ना, ठीक है, इधर लक्षद्वीप, इधर ये वाला नज़दीक पड़ेगा, बाकी सब दूर है, ठीक है, काफ़ी दूर है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए चतुर्भुज है, इसमें आप इसको काउंट कर लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा मतलब कोई वैसी चीज़ नहीं है, इसमें काउंट करेंगे तो आपको ये 28 इसमें मिलेगा ये, ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। एक, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। राम, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको रीजनिंग और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए, एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं, राम ऊपर से दो नीचे की ओर 2 सीढ़ी उतरता है, उतने ही समय में श्याम नीचे से 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। तो वो एक ही समय में अपने अपने समान गति से हैं, तो आरंभ से इधर से नीचे से ये चले और ऊपर से वो आए, श्याम, राम श्याम मतलब एक दूसरे की तरफ चलें, तो कितने, कौन सी सीढ़ी ऐसी होगी जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे? तो अगर आप वैसे भी चाहें, जैसे बना लीजिए इसमें कि कितनी सीढ़ी चलेगी, भाई 26 सीढ़ी है, ठीक है, 26 सीढ़ियाँ हैं, आप उसमें वैसे भी बना सकते हो, 1 2 3 करके भी बना सकते हो, सिंपल सा, अगर मान लो मेथड वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 सीढ़ी इधर चढ़ो, 2 ऐसे 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 करते हुए आओ, 2 इधर चलेगा तो 1 इधर चलेगा, 2 इधर चलेगा तो 1 इधर चलेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से यहाँ पे ठक से मिल जाएंगे, तो यानी वो कौन सी सीढ़ी होगी? तो वो 9वीं सीढ़ी होगी, ठीक है, वो बना लीजिएगा आप, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राम जो है वो श्याम से लंबा है, लेकिन देखिए जो आर ओ का जो ये आपका रीजनिंग और ये मैथ्स वाला पोर्शन है, ये बहुत ही इजी और क्या बोलते हैं उसको, आपका नंबर बढ़ाने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने पूर्वावलोकन PYQ बोला है, PYQ में पूरा ये पार्ट दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें है, आपका रीजनिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है, रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन, उसको पूरा हल कर डालिए और एक मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा बढ़िया सा। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, हालांकि 1 2 तो रिपीट ही हो जाएंगे, लेकिन नहीं भी होगा तो आपको पता रहेगा कि इसको किस तरीके से हल करना है हमें, तो वो आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप हल करेंगे तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो कि कौन सा है जो बीच में खड़ा होगा, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे इसको तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि मोहन राम से छोटा है, राम जो है श्याम से छोटा है, जॉन बड़ा है, अली छोटा है, क्या है, लगाते जाएंगे आप ऐसे ऐसे, ठीक है, साइन लगाते जाइए कौन किससे बड़ा है, तो आपको पता चलेगा कि श्याम जो है वो बीच में आएगा, ठीक है, बाकी 2 इधर 2 इधर, ठीक, तो ये याद रखिएगा, श्याम आपका बीच में आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का जो स्थान है ऊपर से 17वां है, तो ठीक है 17 हो गया, और नीचे से कितना हो गया 29, तो 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है, 6 इधर लिख लीजिए, और 5 इसमें से फेल हो गए, तो चलो फेल हो गए तो कोई बात नहीं, ये फल लिखा हुआ फेल हो गए ठीक है, ये फेल है, ठीक है, फेल हो गए। परीक्षा में अब अभ्यर्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है, तो अब इनको सबको जोड़ लो, यानी कि इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 7 16, यानी कि 1, और ये 2 2 4 46 हो गए, लेकिन 1 माइनस करो क्योंकि यहाँ भी काउंट हो रहा है, हुआ है यहाँ भी काउंट हो रहा है, तो ये 45 हो गया, यहाँ पे लिखिए 45, ठीक है, इस तरीके से 1 माइनस कर दीजिए, ये 45 हो गया। अब और कितनी संख्या बताया उन्होंने, 6 उसमें मतलब अनुपस्थित थे, सम्मिलित नहीं हुए, और 5 आपके फेल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 5 11, 11 5 16, और ये 4 1 5, यानी कि 56 आपके ये अभ्यर्थी हो गए कुल, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत इजी है ये, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब साइंस रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इसमें नंबर सीरीज है, ठीक है। नंबर सीरीज में देखिए इसमें अगर सीरीज क्या है कि आपको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप पकड़ पाएंगे कि कौन सी सीरीज चल रही है यहाँ पे। देखिए अगर हम ऐसे देखें 7 × 5 करिए, ठीक है,
7 बचे 35, ठीक है, और फिर -2 कर दीजिए तो कितना आएगा 33। यही सीरीज सब में चल रहा है, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे करिए, क्षेत्र का 18 -8 करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे कितना इंटू करें और उसमें से -3 करें कि 33 आए, यानी कि आपके पास 36 होगा। 36 में से आप 3 माइनस करेंगे तब आपके पास 33 आएगा नीचे, ठीक है। तो आप उसको 9 से, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं, 9 आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला फटाफट देखते हैं इसको। देखिए ए जो है वो डी का भाई है, ठीक है, और डी जो है वो बी का पिता है। ए जो है डी का भाई है और डी जो है वो बी का पिता है, ठीक। और बी और सी बहनें हैं, यानी कि ये जो डी है, डी बी और सी दोनों का पिता है, ठीक है। अब सी का ए से संबंध पूछ रहे हैं तो क्या होगा उसकी वो। अब इसमें ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, मतलब अगर आप अपने उस पर लेके जाएंगे ना, जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने आप को उस स्थान पर रख के देखिए थोड़ा सा, या अगर वैसा नहीं है तो थोड़ा सा एक फिगर टाइप बना लीजिए। कैसे, अब बोल रहा है कि ए जो है वो डी का भाई है, ठीक है। तो ए इसका ये भाई हो गया, डी का ये भाई है, और डी जो है वो बी का पिता है, यानी बी और सी ये दोनों बहनें हैं और ये इनका पिता है। तो पूछ रहा है कि सी का ए से क्या संबंध है, तो ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, और ये दोनों क्या हैं इनकी, ये डी की जो है वो बेटियां हैं, ठीक है, बी और सी बहनें हैं। तो होगा क्या, ये भतीजी ही तो होगी इसकी ये, ठीक है, भतीजी ही तो होगी, ठीक। फिर यहाँ देखिए नंबर श्रृंखला कैसे चल रही है इसमें, देखिए 9 से 8, 8 से ये देखिए 9, फिर यहाँ 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 से 7, ऐसे चल रहा है सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो सीरीज चल रही है, पहले यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से कैसे चल रहा है, इस तरह से देखिए, ये 8, ठीक है, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 6, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ से 8, यहाँ 8, फिर ये 8, फिर ये 8, यानी कि कोई गैप नहीं है, सेम नंबर चल रहा है, और इधर वो एक एक माइनस चल रहा है, तो 8 ही होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए दूध और मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक युग्म में दोनों शब्द वही सेम संबंध रखते हैं। तो दूध से ही मलाई बनती है, यानी अगर आप दूध को वो करेंगे, निकालेंगे, मतलब उबालेंगे, तो उसी से मलाई निकलती है ना। तो इसमें क्या संबंध होगा, तो मिट्टी से पॉटरी बनेगी, ठीक है, मिट्टी से ही हम उसको पॉटरी बनाएंगे, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये सही नहीं होगा। महाविद्यालय में विद्यार्थी फल से ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज होता तो भी एक बार को सोच सकते थे, ठीक है। यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित कर रही है, तो मिनट वाली सुई की विपरीत कौन सी दिशा होगी। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप इसको, ये तो पता ही है कि इधर ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट। अब बोल रहा है कि 12:15 बजा है, ठीक है, तो 12:15 बजाओ घड़ी में, ठीक है, ये हो गया घड़ी। अब चूँकि 12:15 बजाना है, और ये भी बोल रहा है कि जो घंटे वाली सुई है वो पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर किधर है, ये है पूर्व की ओर, तो इधर आपकी ये घंटे वाली सुई, यानी कि 12 यहाँ बजेगा, ठीक है, और 12:15 बोल रहा है यानी कि 3 इधर आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो होगा मिनट वाली, ठीक है, तभी तो 12:15 होंगे। अब बोल रहा है कि तो मिनट वाली सुई के विपरीत में कौन सी दिशा होगी, तो इसके विपरीत में कौन सी दिशा है यहाँ पे, ये नॉर्थ ही तो है, तो ये नॉर्थ हो जाएगी, उत्तर, ठीक। चलिए देखिए यहाँ कंप्यूटर को ये कुछ कोड दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग वाला ये प्रश्न एकदम मतलब सिंपल सा होता है। इसको आपको जो मैंने तरीका बताया है, पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताए हैं, ठीक है। पहले कि आप ABCD पूरा लिख लीजिए, उसका जो प्लेस वैल्यू है उसकी सब लिख लीजिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद ही जैसे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक, 13 तक लिखिए, M तक, फिर यहाँ से N से शुरू करिए 14, फिर ऐसे MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। अब उसको इसलिए लिख लिए कि उससे आपको नंबर कौन सा सीरीज चल रहा है उससे सटीक आइडिया मतलब लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। पहले मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। तो जैसे इसमें देखेंगे ना, तो क्या चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है इसमें, देखिए कंप्यूटर से अगर आप देखेंगे तो ऐसे सीरीज चल रही है। देखिए इसमें चल रहा है कि O से आपका यहाँ पे क्या चल रहा है,
ओ से देखेंगे तो पी, यानी ओ के बाद KLMNO यानी कि एक ही नेक्स्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एम के बाद क्या है एन, मतलब एक लेटर जो है वो आगे चल रहा है ऐसे, एम के बाद एन, ओ के बाद पी, इस तरीके से, यानी प्लस प्लस वन चल रहा है, यहाँ प्लस वन फिर प्लस वन ऐसे करके। तो सभी नंबर से, पी के बाद क्यू, ठीक है, यू के बाद वी, है ना, टी के बाद STU, ठीक है, ई के बाद एफ, आर के बाद ये, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। तो ये याद रखना, इसमें भी जो ये वाला नंबर दिया हुआ जिसके लिए ये पूछ रहा है, इसके लिए भी वैसे ही चला, यानी ई के बाद यहाँ पे जो आएगा लास्ट वाला एफ आएगा, ठीक है, एफ, ये मतलब लास्ट बट वन, ठीक, लास्ट बट वन एफ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो ये वाला देखो, डी के बाद क्या आ रहा है ई, तो ई, और देखिए अब लास्ट जो डिजिट में ई एफ किस में आ रहा है, तो एक ही में आ ही रहा है, देखिए ई और एफ इसी में आ रहा है, तो आपका ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको कर लेना है, ठीक है। विषम पद देखिए इसमें से पहचानना है, तो क्या होगा, शेर, चीता, बाघ, ये तो एक ही कैटेगरी के हो गए, भेड़िया थोड़ा इसमें अलग हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अलग हो गया इसमें विषम। अब यहाँ ये तो बहुत सिंपल है, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, आप कर लेना इसको। बदमाश वाला जो नियम है वही लगाना, ठीक है, ये वाला, ये मैं हर बार बताता हूँ, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर ऐड, फिर और लास्ट में सब्सक्रिप्ट, मतलब घटाओ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो ये घटाओ करना। सब्सक्राइब करिए इसको, लाइक भी कर दीजिए यार, है ना। चलिए फटाफट करिए लाइक आप लोग। ये हो गया, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ये, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बी आएगा, ठीक। एक्चुअल जो दिया हुआ है उससे चेंज कर लेना, जो बोल रहा है वैसे वैसे उसको, प्लस की जगह पे माइनस बोल रहा है, माइनस की जगह पे प्लस बोल रहा है, तो वैसे रख के आप उसको सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे मैच करना है, देखिए तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है अपना, यूपी में, मथुरा में है, ठीक है। उसके अलावा जो देसी घी उद्योग है वो औरैया में है, ठीक है, देसी घी उद्योग कहाँ है, औरैया में। खेल का सामान आपका मेरठ में, बांसुरी आपका ये पीलीभीत में। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा बी, 3412, ठीक। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, तो ये याद रखना कब की गई थी, सितंबर 2009 में की गई थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये मतलब कौन सा हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में 2009 में पहला खोला गया था, मतलब बनाया गया था एक तरीके से, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रियात्मक घाटा क्या होता है, तो फंक्शनल जो ये होता है, ये घाटा क्या है वो, देखिए इसमें। तो जब इन्फ्लेशन वगैरह के टाइम पे, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या क्या होगा इसमें से। देखिए जो स्फीति होती है उसी का समायोजित जो राजकोषीय घाटा है वही है ये, ठीक है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना, इसमें वाशिंगटन जुड़वा, IMF और ये जो IDA है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये है इसका, इसकी जुड़वा संस्थाएं, ठीक, ये याद रखना इसमें। ये इसमें अच्छा IDA IF और ये है, सॉरी, ये IMF और ये है IBRD, ठीक है, IBRD, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला है वो नहीं है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी जो ये ब्रेटन वुड्स है, ये जो संस्था है बेसिकली, ठीक है, IMF और ये अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक बोलते हैं इसको, IBRD की स्थापना, ठीक है, ये ब्रेटन वुड्स 1944 में समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता, उसके तहत ये हुआ था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। हो सकता है कि ब्रेटन वुड्स से भी पूछ ले कि कैसे हुआ था ये, तो 1945 में, मतलब ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 44 में, और ये औपचारिक रूप से 1945 में हुआ था, ठीक है। इसके इसका जो IMF का वो है हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है, ठीक, वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और इसका दोनों का। निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन ये क्षेत्र कौन सा बना था, तो ये कांडला बना था 1965 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, 1999। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये जो है, ये कब कब आई थी, ये इसमें नहीं आई थी ये, ठीक है, ये तो बहुत पहले बहुत बाद की बात बता रहे हैं, ये
आई थी आपकी 1993 में, ठीक है। और ये ग्राम सड़क योजना, ठीक है, 2000 में शुरू हुई थी। और ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार ये भी 2001, ठीक है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक। 2000 ये 1993 याद रखिएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष ये कब गठन हुआ था इसका, राष्ट्रीय निवेश कोष, तो ये याद रखना, ये बी यानी कि इसका 2005 में हुआ था इसका गठन, ठीक। NIF बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्यों बनाया गया था राष्ट्रीय निवेश कोष। ये जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम है ना, जिनको कि आप PSU बोलते हो, ठीक है, उनके लिए बेसिकली फंड को कलेक्ट करना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है उसका सूचकांक नहीं है, बेसिकली इसमें पूछा है। तो इसमें कौन सा नहीं है, देखिए ये निफ्टी 50 नहीं है, बाकी सब है। ये निफ्टी वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है, बाकी ये सब है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राजकीय पुष्प टेसु है, पलास, ठीक है। और इसे जंगल की आग भी बोलते हैं, ठीक। लाल लाल होता है ये, देखिएगा इसको, बड़ा बढ़िया। जब खिलता है तो पूरा पेड़ से पत्ते नहीं होते पेड़ में, और ये जब खिलता है तो पूरा एकदम लाल दिखाई देता है पूरा पेड़, ठीक है, इसीलिए इसको जंगल की आग भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष ये, ठीक है, अशोक है, सीता अशोक। राजकीय पक्षी जो है ये कोयल नहीं है, कौन सा है राजकीय पक्षी, सारस है, याद होगा, सारस के लिए बहुत अभी बीच में काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, ठीक। और राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पे मुख्यालय और ये दिया हुआ है जिले, देखिए जिले जो हैं 75 जिले हैं। जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं, करीब 12 जिले हैं, ठीक है। 12 जिलों के जो मुख्यालय हैं उनके नाम पे नहीं है, यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ अगर कि प्रतापगढ़ जिले का मुख्यालय कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है, ठीक है। बोलूँ कि रायबरेली जिले का मुख्यालय क्या है, तो रायबरेली है, ठीक। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, 12 जिले ऐसे हैं जिनका मतलब उनके जो एक्चुअल नाम है उनका उनसे अलग इतर दूसरी जगहों पर है उनका वो मुख्यालय, तो वही चीज़ है इसमें, ठीक है। बताया गया है कि कौन सा है जो कि नहीं है, इसमें से पूछा है ना कि सुमेलित नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा नहीं है, नोएडा है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा नहीं है, वो नोएडा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यानी कि ये मैच नहीं है। कानपुर देहात का ठीक है, अकबरपुर माती ये सही है, ठीक है, ये इसका सही है। और ये बस्ती का नौगढ़ ठीक है, ठीक है, बस्ती का नौगढ़ नहीं है, ये तो उसका है सिद्धार्थनगर ज़िले का है। ये जालौन उरई ठीक है, यानी कि जो सही नहीं है पूछा तो 1 और 3, यानी कि ए सही नहीं है, बाकी ये ठीक है, अकबरपुर माती ठीक है और ये ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगस्त 2023 में, अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो गया अगस्त का, फटाफट हो जाएगा अब। देखिए अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीज़ा का मतलब प्रारंभ किया गया, आयुष वीज़ा बेसिकली, तो किसने इसको प्रारंभ किया, ये आपका गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, लोग हो सकता है कि फॉरेन वो लगा दें इसमें, फॉरेन मिनिस्टर ये मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, लेकिन गृह मंत्रालय का है। अगस्त 2023 में भारत ने किस देश के लिए स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की, किस देश ने, भारत द्वारा किस देश ने स्पाइक मिसाइल NLOS मिसाइल प्राप्त की है, मतलब किसने दिया है, तो ये आपका इजराइल से ये आई है मिसाइल, ठीक, याद रखिएगा। अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक जो नौसैन्य अभ्यास हुआ है वो किन किन देशों के बीच में, मतलब भारत तो है ही है उसमें, किस देश के साथ हुआ है बेसिकली, तो जायद तलवार ये जो है आपका इससे डी से, यानी कि ये संयुक्त अरब अमीरात से, ठीक है, जायद तलवार। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 ये बेसिकली हुआ कहाँ था, ठीक, तो ये याद रखना, ये आपका विनीपेग कनाडा में, ठीक है। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। देखिए वर्ल्ड में कोई चीज़ अगर पहला हो इस तरीके से और वो भी महिला है और अरब महिला है, ठीक है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपका, पहला और वो भी महिला है, वो भी अरब देश से आती हैं, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखिएगा ये UAE की हैं, ठीक है, UAE, ठीक, NDB भी बोलते हैं इस बैंक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व द्वारा ICCR, जिसको कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है कौन सा? बैंक ऑफ इजराइल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये जो विवाह है, विवाद नहीं, विवाह, लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। ये जो है सी करेक्ट आंसर आपका, रूस, ठीक, याद रखिएगा। अभी हाल ही में नेपाल ने ये अपना मतलब बनाया है, यहाँ पे नियम कानून बना दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये आपका खजुराहो MP मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक। अगस्त 2023 में ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों में बने ब्रिक्स संगठन में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो ये हैं 6 नए देश हैं, ठीक है। ये 6 नए देश हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है, एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, नाम दे के पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं सम्मिलित है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। इसमें UAE, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र, ठीक, इनके नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को, ठीक। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल किसने शुरुआत किया है? ये तो ये आपके केरल ने, ठीक है, याद रखिए। केरल बहुत सारे ऐसे काम करता रहता है जो कि आपको मतलब न्यूज़ में करंट के लिए बहुत सारा मैटर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। SDG इसमें भी आगे रहता है ये केरल, ठीक है। केरल राज्य में काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो चलती हैं, सामाजिक उस पर चलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरास डोरा गैस फील्ड विवाद ये किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये याद रखिएगा, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत, इनके बीच में है ये, ठीक है। ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच में, ठीक है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो NGT है उसके अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इनको याद रखिएगा। 2010 में ये बनी थी ये संस्था, ठीक है। बेसिकली जो पर्यावरण के लिए उससे संबंधित जितने भी केस और ये सब वाद विवाद आते हैं उनसे संबंधित ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। पेनल्टी भी लगाता है NGT, याद रखिएगा, बहुत सारे उस पर लगाता है पेनल्टी। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की उसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये तो याद रखिएगा, ये आपका इंदौर में हुआ था, 26वां, ठीक। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु एक पैनल गठित किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है ये पैनल गठित? ये महेश चंद पंत हैं ये, ठीक, इनकी अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? याद रखिएगा, ये कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव है, बाहर हुआ है, प्रथम है, देश के बाहर हो रहा है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये श्रीलंका में हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 5 स्टार रेटिंग है वो भी। अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित US ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये कोको गाफ ने जीता था, याद रखिएगा। ये इनको हराया किसको था? ये रनर अप रही हैं, ठीक है, ये एरिना सबालेंका, ठीक है, रनर अप, याद रखिएगा। और जीता कितने था? कोको गाफ ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2023 में मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो ये याद रखिएगा, इसमें जो दिया गया, चूँकि इस तरीके के जो अवार्ड हैं वो अगर दिए जाते हैं तो मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। सांता थोटम को दिया गया है ये, ठीक, सांता थोटम, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ, क्योंकि ये जो ब्रिक्स का है अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ही कर रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे ब्रिक्स में ही तो 6 देश यहीं पे सम्मिलित हुए थे, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअप में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना है? तो ये जेप्टो है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको 140 प्रश्न करवा दिए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। अगर आप 70, 75 या 80 के आसपास पहुंच रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो 85 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है।
तो करंट भी आप पढ़ते रहिए। करंट यकीन मान के चलिए कि आपका कम से कम मतलब 8 से 9 महीने का तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए कि जून जुलाई से लेकर के और आपका जनवरी तक, लगभग जनवरी मिड तक, 15 जनवरी तक, यहाँ तक का करंट आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। 6-7 महीने उधर का और ये एक महीने इधर का, ये ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जून से मान के चलिए, जून से लेकर के और जनवरी तक, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद।